दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे साथियों के ये मैसेज आ रहे थे कि पुराने वक्फ और नए वक्फ कानून में क्या फ़र्क है? क्या इसको बिंदुवार हम समझ सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिज़न हम कर सकते हैं कि पहले क्या था और नया क्या है? क्योंकि जिस तरह का विवाद है, लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, ऐसा क्या है जिसके कारण लोग इतने परेशान हो रहे हैं? दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया है कि पुराना जो कानून था वक्फ का, उसमें क्या प्रावधान थे और जो नया कानून है, इसमें क्या प्रावधान है। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या ये गलत है या सही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक टेबल है पूरी, जिसमें मैंने क्लॉज बाय क्लॉज कंपैरिजन किया है और आपकी जानकारी के लिए सिंपल भाषा में मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुराने और नए कानून के बीच में कंपैरिजन क्या था। अगर हम देखें तो पहला एक कॉलम है कंपेयर 95 में जो कानून था और जो नया सरकार लेके आई है कानून, उसमें क्या फर्क है। एक्ट है वक्फ एक्ट 1995। जो नया कानून है उसका नाम है उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2025। तो वक्फ के कानून का नाम बदल दिया गया है। इस पे भी लोगों को यह एतराज है कि साहब इससे धार्मिक जो लॉजिक है वो वीक हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वक्फ कुड बी फॉर्म्ड बाय डिक्लेयरिंग यूजर और एंडोमेंट। वक्फ अलाल औलाद कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे, इवन ओरल स्टेटमेंट से कि साहब ये मेरा मकान है, मैं इसको वक्फ करता हूं, और उस पर फिर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता था। अब उस घर में कितने लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, ये जिसने वक्फ किया है उसका है या नहीं है, कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए लिटिगेशंस बढ़ते थे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि रिमूव वक्फ बाय यूजर एंड अलाउ फॉर्मेशन ओनली थ्रू डिक्लेरेशन और एंडोमेंट। अब आपको बकायदा रिटर्न डिक्लेरेशन देना होगा। अब रिटर्न डिक्लेरेशन का मतलब है, सबसे पहले अगर आपने रिटर्न डिक्लेरेशन दिया और कल को डिस्प्यूट होता है तो ये चेक तो कर सके कि जिसने ये डिक्लेयर किया है वास्तव में उसका मालिकाना हक था भी या नहीं, वो ऑथराइज था भी या नहीं। एक मान लीजिए बुजुर्ग हैं, मौत के करीब हैं, अब उन्होंने कह दिया जी मेरी सारी प्रॉपर्टी वक्फ। अब उनके नीचे जितने भी बच्चे और परिवार के बाकी लोग हैं वो कहां जाएंगे, ये समस्याएं हो रही थी। या आपस में दो भाइयों में झगड़ा हो गया, एक ने कह दिया जी ये तो मेरा पूरा प्रॉपर्टी में वक्फ कर देता हूं, दूसरा भाई कहां जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के झगड़े बहुत हो रहे थे और इसीलिए ये समस्या थी। तो सरकार ने कहा इस तरह से कुछ नहीं चलेगा, जो भी होगा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से होगा, प्रॉपर डिक्लेरेशन होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सरकार रूल्स में बनाएगी। और या फिर एंडोमेंट, कोई चैरिटी है, बकायदा पहले अपनी प्रॉपर्टी को चैरिटी बनाइए और फिर आप वो चैरिटी वक्फ को डोनेट कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। इसके अलावा पहले ये था कि भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप वक्फ कह सकते हैं। कहते हैं कि नहीं जी कह नहीं सकते, कहां हुआ, प्रूफ दिखाओ, लेकिन कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं था। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे गांवों में जो रेलवे स्टेशन है उनको, सरकारी प्रॉपर्टीज को, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स को भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कानून इसमें साइलेंट है। तो सरकार ने कहा ये नहीं चलेगा। इसीलिए एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी वक्फ। अगर कोई भी सरकारी संपत्ति को आज तक आपने वक्फ कहा है, वो वक्फ नहीं रहेगी। ओनरशिप डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व बाय द कलेक्टर हु विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब कलेक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो जो सरकार नॉमिनेट करेगी, इसका मतलब यह है कि एक न्यूट्रल पर्सन सरकार की तरफ से जो भी नॉमिनेट किया जाएगा वो देखेगा कि इस झगड़े में मुद्दा क्या है। अगर झगड़ा सही है तो उस पर जो आगे लीगल कार्रवाई बनेगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है, बाकी डिस्प्यूट्स हैं, उन सबको देखा जाएगा। इसके अलावा पावर टू डिटरमाइन वक्फ प्रॉपर्टी, द वक्फ बोर्ड प्रीवियसली हैड द पावर टू इंक्वायर एंड डिटरमाइन वक्फ प्रॉपर्टी। तो जो वक्फ बोर्ड था वो ही सर्वे सर्वा था, वो अपने मन से जिस भी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता और वक्फ डिक्लेयर कर सकता था। इसीलिए बहुत सारी सरकारी जमीन, ओपन लैंड एरिया, ग्रेजिंग एरिया, जो भी पशु चारे के लिए जो जमीनें थी, गौचर की जमीनें थी, बहुत सारी ऐसी लाखों एकड़ जमीनों को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि करना किसको था, जिसने डिक्लेयर किया उसी को प्रूव करना था कि वक्फ है या नहीं।
सरकार ने कहा ये नहीं चलेगा, ये प्रोविजन ही हटा दिया गया और ये था सेक्शन 40। इसको मैं आपसे अलग से डिटेल में चर्चा करूंगा। फिर रही बात सर्वे ऑफ वक्फ। सर्वे ऑफ वक्फ में असाइंड सर्वे कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स टू कंडक्ट वक्फ सर्वेज। अब वक्फ सर्वे के लिए भी आप ही कमिश्नर अपॉइंट करते थे। कॉम्पिटेंसी क्या थी, कैपेबिलिटी क्या थी, सवाल नहीं था। हमने कह दिया ये सर्वेयर है तो वही होगा। सरकार ने कहा एम्पावर्स कलेक्टर टू कंडक्ट सर्वे एंड मैंडेट पेंडिंग सर्वेस टू बी कंडक्टेड एज पर स्टेट रेवेन्यू लॉज। कि अब जो भी सर्वे होगा कानून के हिसाब से होगा, जैसे बाकी कानूनों में होता है। जो सर्वे का कानून है उसको भी हमें देखना होगा। इसके बाद मुद्दा आता है कि जो कॉम्पोजिशन था वो कैसा होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल वक्फ काउंसिल टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वक्फ बोर्ड्स। ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल हैज टू बी मुस्लिम इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 विमेन मेंबर। उसमें यह कहा गया कि साहब जो वक्फ काउंसिल था उसमें सारे के सारे मुस्लिम ही होंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड रिलीजियस संस्थाएं हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं हैं, इस बात को भी हमें समझना होगा। आप अगर रिलीजियस संस्था है तो बात अलग है, अगर वक्फ एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था है तो सिर्फ उसमें मुस्लिम होंगे, ये तो भारत के कानून के खिलाफ है। इस बात को भी हमें समझना होगा। अब जो नया कानून है वो कहता है 2 members मस्ट बी नॉन मुस्लिम। MPs, फॉर्मर जजेस, एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड बाय काउंसिल एज पर द एक्ट नीड नॉट बी मुस्लिम। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, आपको काउंसिल बनानी है, आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई बॉडी बनानी है, बोर्ड के अंदर आपको कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, आप किसी भी एमिनेंट व्यक्ति को, लॉयर को, जज को रख सकते हैं। खास बिरादरी से हो ये क्यों जरूरी है। The following members must be Muslim, representative of the Muslim organization, scholars in Islamic laws, chairperson and वक्फ बोर्ड। इसके अलावा जो 2 मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। तो ये कहा गया कि इसमें आपको मैंडेटरी नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम हों। वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन था और जो वक्फ काउंसिल थी वो सारे स्टेट्स के वक्फ बोर्ड को ओवरसाइट करती थी, मैनेज करती थी, डायरेक्शन देती थी। Provided the election of up to 2 members each from electoral college of Muslim। इसमें MPs, MLAs, MLCs, bar council members of the state bar at least 2 members should be women। तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे इलेक्शन करके। अब आपको पता है कि इलेक्शन में कार्टलाइजेशन हो जाता है और उस लेवल पे द बिल एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट 1 person फ्रॉम ईच बैकग्राउंड ऑफ द बोर्ड। दे नीड नॉट बी मुस्लिम। इट एड्स दैट द बोर्ड मस्ट हैव 2 non-Muslim members, at least 1 Muslim member from the Shia, Sunni और वक्फ बोर्ड। इफ इन दैट एरिया अगर आप देखें कि अगर वहां पे अगर मिक्स पॉपुलेशन है और 15% से ज्यादा नहीं है, 15% अगर है कहीं पे पॉपुलेशन, तो अपना वक्फ बोर्ड अलग बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2-4-5% है दूसरे मुस्लिम्स हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन भी आपको देना होगा जो पहले प्रावधान नहीं था। 1 member each from Bohra and Afghani communities if there is a waqf in the state and 2 Muslim members must be women। ये बात कही गई है। अब रही बात ट्रिब्यूनल कॉम्पोजिशन को लेकर। रिक्वायर्ड स्टेट लेवल ट्रिब्यूनल फॉर वक्फ डिस्प्यूट्स लेड बाय जज। पहले था कि जज हो गए, द स्टेट ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक एंड ए मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट। ये मिलके एक ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन बनाएंगे। अब उन्होंने ये कह दिया कि साहब आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हर चीज एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट ही हो। लॉ एक्सपर्ट तो लॉ एक्सपर्ट है, जज है वो मुस्लिम लॉ भी देखता है, हिंदू लॉ भी देखता है। बाकी किसी कोर्ट में तो धर्म के हिसाब से हमने कहीं अदालतें नहीं बनाई, तो फिर ट्रिब्यूनल में धर्म के आधार पे ही अदालत क्यों बनेगी, ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल था। इसीलिए द अमेंडमेंट रिमूव्स द मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट एंड इंस्टेड इंक्लूड्स ए करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एज चेयरमैन एंड ए करंट और ए फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये 2 लोग होंगे जो सरकार के कानून कैसे हैंडल करने वो जानते हैं, कानूनी प्रोसेस क्या वो जानते हैं। ये 2 लोग उसमें रहेंगे और कोई एक्सपर्ट आप चाहें तो कोऑप्ट कर सकते हैं। अपील ऑन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स। अब पहले ये था कि डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल वाज फाइनल एंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन इन द कोर्ट्स वर प्रोहिबिटेड। अगर ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय ले लिया कि वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वो गलत है या सही है, आप कहीं नहीं जा सकते। आपके पास कोई रास्ता नहीं था, आपके पास अगर ये अत्याचार हो रहा था। ओनली हाई कोर्ट कुड इंटरवीन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लेकिन बिल ने कहा ये प्रोविजन ही हम हटा देते हैं और अलाउज अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 90 days।
अगर इस तरह का कोई ट्रिब्यूनल ने, जो रिवाइज ट्रिब्यूनल है, अगर इसने कोई डिसीजन लिया है, आपको लगता है ये गलत है, आप उस मुद्दे को ले जा सकते हैं हाई कोर्ट, जैसा पहले था। अगर हम यहाँ देखें इस पूरे प्रोसेस में, अब डिस्ट्रिक्ट जज जो बने थे, अगर उनका डिसीजन पसंद नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे। अगर वो ऑफिशियल भी होता, इसी स्थिति में भी यहाँ पे भी वो प्रावधान है। तो जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है उसको भी मेंटेन किया गया है। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑडिट वक्फ अकाउंट एट एनी टाइम। स्टेट का था एनी टाइम, कोई फिक्स नहीं था कि एनुअल होगा, 6 मंथली होगा। इट्स अ वेरी वेग टर्म। एनी टाइम मीन्स 2 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, क्या होगा? इसीलिए आज तक बहुत सारे वक्फ के ऑडिट ही नहीं हुए। The bill empowers the central government to make rules regarding registration, publication of accounts of Waqf and publication of proceedings of the Waqf board. अब बाकी जैसे संस्थाएं हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एनुअल ऑडिटिंग होता है, रिपोर्टिंग होता है, ये सारी चीजें अब वक्फ पे भी लागू होंगी। The bill empowers central government to get these audits by CAG or a designated officer. क्योंकि ये अब सरकारी संस्था है, वक्फ कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाली सरकारी बॉडी है। वहां घपले हो रहे हैं या नहीं, कानून का फॉलो हो रहा है या नहीं, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है, अनऑथराइज बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज तो नहीं हो रही है, इन सब पे नजर रखना, ऑडिट होना जरूरी है। इसलिए सीएजी के दायरे में इसको लाया गया है। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर सेक्स, separate waqf board for Shia and Sunni if Shia waqf constitute more than 15% of all waqf properties or waqf income in the state। कहने का मतलब था कि अगर डोमिनेंट रहा सुन्नीज का, और अगर शिया का पॉपुलेशन 15% से ज्यादा है कहीं पे, तो वो अपना बोर्ड बना सकते हैं। ये तो था बिटवीन शिया एंड सुन्नी, लेकिन मुस्लिम समाज में बहुत सारे सेक्ट हैं, उनका क्या? ना उनका रिप्रेजेंटेशन, ना उनका कुछ। तो उनको अगर वक्फ करना था तो दूसरे संप्रदाय को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करनी थी, या वो करते ही नहीं थे। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का ये कहना कि सेपरेट वक्फ बोर्ड अलाउड फॉर बोर एंड अफगानी सेक्ट अलॉन्ग विद शिया एंड सुन्नी सेक्ट, कि अगर आपके धर्म में 4 सेक्ट हैं, 5 सेक्ट हैं, तो उनके भी तो बराबर अधिकार होंगे, तो उनको भी वही अधिकार होगा जो आपको है। तो ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट समझ में आ गए होंगे कि क्यों नए कानून को लेकर इतना विवाद है, पुराने लोग क्यों इतने विचलित हैं। क्योंकि उनकी जितनी भी आज़ादी थी, जो भी काम हो रहा था अंडर द टेबल या इन डार्क एरिया, वो अब सब लाइट में आएगा, जनता के बीच में आएगा। इससे बहुतों को एतराज है, क्योंकि हजारों एकड़ प्रॉपर्टीज और हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो अनधिकृत रूप से किराए पे दी होंगी, खुद इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज चला रहे होंगे, वहां पे बहुत कुछ हो रहा होगा। अब वो सब धीरे धीरे सफाई होगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि सारी चीजें 6 महीने में डिजिटाइज की जाए, और ये नहीं चाहते, इसीलिए इस बात पे विरोध है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे को लेकर कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा गया और क्यों गया, क्या सबसे बड़े विरोधी इश्यूज थे, या कौन से ऐसे सेंसिटिव इश्यूज थे जिसको लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।